खबरों में आपका स्वागत है। मैं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे सिवान में नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, जानेंगे सिवान में हुए बम हादसे के बारे में, बताएंगे पटना नीट छात्र केस में क्या है नया अपडेट। बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पटना में पुलिस एनकाउंटर की खबर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान में हादसा, एक की मौत और इलाके में दहशत। पटना नीट छात्रा मामले में जहानाबाद से गिरफ्तारी, एसआईटी की जांच में नया मोड़। फार्मर आईडी बनवाने में देरी से किसानों की चिंताएं बढ़ी, सरकार ने कहा जल्द पूरे राज्य में पूर्ण पंजीकरण होगा। टोल फ्री नंबर की समस्याओं पर सख्ती, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कॉल सेंटर का किया औचक निरीक्षण। बिहार भवन पर महाराष्ट्र नेताओं के बयान पर अशोक चौधरी का पलटवार, कहा कोई रोक नहीं सकता निर्माण। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए बात करते हैं बड़ी खबरों की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी समृद्धि यात्रा के तहत आज सिवान पहुंचे। उन्होंने यहां 102 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने घर पर मुफ्त सोलर पैनल लगाने का बड़ा ऐलान भी किया। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा सिवान में जोर शोर से चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जोरदार धमाका हुआ। आइए देखिए पूरी खबर। आज सिवान पहुंचे उन्होंने जिले में विकास को तेज करने के लिए 202 करोड़ से अधिक की कुल 71 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि अब बिहार में लोगों के घर पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं और इसमें उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई, बहुत मामूली, लेकिन बाद में फिर हमको लगा कि नहीं, किसी को पैसा नहीं लगना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए अब हम लोगों ने कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब किसी को है नहीं, आप सबको अब कहीं से बाहर से कोई पैसा नहीं लगता। अब जानते हैं, एक बार ध्यान कीजिए, अब हम लोग लगने वाले हैं बिहार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। अब आप ही लोग दे दीजिएगा, आपको पैसा नहीं लगेगा। अब जो दिया जा रहा है आपको बता ही दिए हैं कि अब उसको बिल्कुल नहीं, घरेलू बने उपभोक्ताओं का बिजली मुफ्त हो गया है। अब उसी तरह से सब आप लोगों के घर में हम एक चीज सरकार की तरफ से, आपको पैसा नहीं लगेगा, तो जैसे आपको लग रहा है सरकार की तरफ से मुफ्त में, और उसी तरह से आप लोगों से लेकर के आपके घर में राज्य सरकार की तरफ से इच्छुक लोगों के घर पर सोलर लगाए जाएंगे। तो उसका फायदा आप ही को होगा। पहले से फायदा है, अब बाद में सोलर वाला ऊपर लगवा देंगे हम ही लोग सबके घर में, तो उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो ये बात जान लीजिए, ये सारा का सारा काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लालू राबड़ी के समय पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में बिहार में कानून व्यवस्था और विकास की हालत बहुत खराब थी। उन्होंने कहा कि पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब बिहार में विकास हो रहा है और डर का माहौल खत्म हो गया है। अब जानते हैं ना कि सब काम तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग आए थे और उसके पहले वाली जो सरकार थी, क्या हाल था याद है ना? पहले क्या स्थिति थी जब हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर 2005 को, और उसके पहले वाले जो सरकार थे तो क्या स्थिति था? बहुत बुरा हाल था। याद है ना पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था? बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये पहले वाला था। उसके बाद हम लोग आए और तब से हम लोगों ने सारे लोगों के लिए काम किया है और बिहार को आगे बढ़ाया है। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में बंद पड़े चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा और जिन मंडलों में विश्वविद्यालय नहीं है वहां नए विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। वहीं सिवान के हुसैन नगर थाना क्षेत्र के बड़रम गांव में पटाखा बम बनाने के दौरान जोरदार धमाका हुआ। इस धमाका में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मुर्तुजा अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बम बनाने का मकसद क्या था और क्या इसमें कोई और शामिल था या नहीं।
पटना नीट छात्रा मामले ने जांच में बड़ा मोड़ ले लिया है। एसआईटी को राजधानी में कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके बाद अब वो जांच का फोकस जहानाबाद कर दिया गया है। नींद की दवा, सफर के बदले तरीके और कई अहम कड़ियों को जोड़कर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। आइए देखिए पूरी खबर। पटना में नीट की छात्रा के साथ कथित दरिंदगी के मामले में अब जांच ने एक नया और बेहद अहम मोड़ ले लिया है। इस केस की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी को अब तक राजधानी पटना में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शुरुआती जांच और अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर एसआईटी ने अब अपनी जांच का केंद्र पटना से हटाकर जहानाबाद को बना लिया है। पुलिस को आशंका है कि अगर छात्रा के साथ कोई गंभीर घटना हुई है तो उसका घटनास्थल पटना नहीं बल्कि जहानाबाद हो सकता है। इसी आशंका के चलते जांच की पूरी दिशा बदल दी गई है। बुधवार को इसी कड़ी में एसआईटी की एक टीम ने जहानाबाद के भीमपुर इलाके के रहने वाले एक स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में लिया। इस चालक से पूरे दिन पूछताछ की गई। पुलिस के अनुसार यही चालक 27 दिसंबर को जहानाबाद से छात्रा के माता पिता और भाई को लेकर पटना आया था। उसी दिन छात्रा भी अपने परिजनों के साथ स्कॉर्पियो से जहानाबाद लौट गई थी। यह बात पुलिस को इसलिए अहम लग रही है क्योंकि छात्रा आमतौर पर ट्रेन से ही जहानाबाद आया जाया करती थी, लेकिन उस दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने ट्रेन छोड़कर कार से घर लौटने का फैसला किया। पुलिस अब यही जानने की कोशिश कर रही है कि उस दिन ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिसने छात्रा के यात्रा के तरीकों को बदल दिया। जांच के लिहाज से इसे बेहद महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी में 6 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुल 38 पुलिसकर्मियों को लगाया गया है। अब तक की जांच में यह भी सामने आया है कि छात्रा 5 जनवरी को जहानाबाद से पटना आने के बाद कहीं बाहर नहीं गई थी, लेकिन इसी बीच उसके कमरे से नींद की गोलियों के 3 पत्ते मिलने से जांच ने नया मोड़ ले लिया है। पुलिस के अनुसार घटना के तुरंत बाद एक पत्ता दवा बरामद हुआ था, जबकि 2 पत्ते बाद में छात्रा के परिजनों ने पुलिस को सौंपे। यह दवा ऐसी है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती। जांच में यह भी साफ हुआ कि यह नींद की दवा छात्रा जहानाबाद से ही अपने साथ लेकर आई थी। अब पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि जहानाबाद में किस मेडिकल स्टोर से यह दवा खरीदी गई थी और दवा का बैच नंबर क्या है। इसी सिलसिले में वहां के कई मेडिकल दुकानदारों से पूछताछ की जा रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि नींद की गोली से जुड़ा यह पहलू पूरे मामले की अहम कड़ी साबित हो सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहानाबाद से खरीदी गई नींद की दवा का बैच नंबर पटना के गोविंद मित्रा रोड इलाके से मिले बैच नंबर से मेल खा रहा है। इस समानता ने पुलिस की चिंता और बढ़ा दी है। इधर बुधवार को एम्स पटना में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने छात्रा से जुड़ी मेडिकल रिपोर्ट का अध्ययन किया। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में अभी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। वहीं एफएसएल की रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। इन्हीं रिपोर्टों से यह स्पष्ट हो पाएगा कि छात्रा के साथ किसी तरह की जबरदस्ती या कोई आपराधिक कृत्य हुआ था या नहीं। नींद की गोली से जुड़े मामले में पूछताछ अब और तेज कर दी गई है। पटना सचिवालय की महिला डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बुधवार को पतियावा पहुंची, जहां छात्रा के परिजनों से कई अहम बिंदुओं पर बातचीत की गई। वहीं दूसरी टीम ने नींद की दवा बेचने वाले एक मेडिकल दुकानदार से भी पूछताछ की। इस टीम में परसा बाजार और जक्कनपुर थानाध्यक्ष भी शामिल थे। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि नींद की दवा किसके कहने पर खरीदी गई, किस परिस्थिति में खरीदी गई और आखिर छात्रा को यह दवा क्यों दी गई। फिलहाल इस पूरे मामले में कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी जांच एजेंसियों को नहीं मिल पाए हैं। छात्रा को नींद की दवा किसने उपलब्ध कराई, वो दवा खरीदने किसके साथ गई थी, उसके मोबाइल फोन से कई मैसेज किसने और क्यों डिलीट किए, घटना के 3 दिन बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन क्यों दिया गया और नींद की दवा खरीदने के लिए किए गए 350 रुपए के ऑनलाइन भुगतान का असली मकसद क्या था। इन सभी सवालों की जांच की जा रही है। एसआईटी का साफ कहना है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले मेडिकल और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। फिलहाल जांच की सुई तेजी से जहानाबाद की ओर घूम चुकी है और आने वाले दिनों में इस मामले में कई बड़े और अहम खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी है।
बिहार में 56 लाख से ज्यादा किसानों की आईडी अभी तक नहीं बनी है, इसलिए उन्हें अगली किस्त से वंचित होने का खतरा है। आइए देखिए पूरी खबर। केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है जिसका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ने वाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि अब तभी मिलेगी जब किसान के पास फार्मर आईडी होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि बिना फार्मर आईडी के अब पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यह नियम पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी लागू हो चुका है, लेकिन परेशानी यह है कि बिहार में अभी सिर्फ करीब 1/3 किसानों की ही फार्मर आईडी बन पाई है। बाकी 2/3 किसान इस दायरे से बाहर हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर समय रहते उनकी आईडी नहीं बनी तो वे न सिर्फ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रह सकते हैं, बल्कि दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाएगा। सरकार ने जनवरी महीने में किसानों की फार्मर आईडी बनाने के लिए 2 बार विशेष अभियान चलाया। यह अभियान कुल 9 दिनों तक चला, लेकिन इस दौरान सिर्फ 29 लाख किसानों की ही फार्मर आईडी बन सकी, जबकि 85 लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीकरण कराया था। यानी करीब 65 लाख किसान ऐसे रह गए जिनकी फार्मर आईडी अब तक नहीं बन पाई। अब आशंका यह जताई जा रही है कि इन 56 लाख किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली अगली 2,000 रुपए की किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। हालांकि बिहार के करीब 65 लाख किसानों ने अपनी ई-केवाईसी पहले से ही करा रखी है, लेकिन केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि सिर्फ ई-केवाईसी काफी नहीं होगी। पीएम किसान योजना के लिए अब फार्मर आईडी अनिवार्य होगी। अब सवाल यह उठता है कि फार्मर आईडी आखिर बनाई कैसे जा रही है। बिहार में यह काम एग्री स्टेक योजना के तहत किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में कैंप लगाए गए। इन कैंपों में किसानों का पंजीकरण किया गया और उनकी फार्मर आईडी बनाई गई। इस पूरी प्रक्रिया का आधार किसानों की जमीन से जुड़े दस्तावेज है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद कृषि सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी, प्रभावी और किसानों के हित में बनाना है। सरकारी दावा है कि बिहार के सभी 44,500 गांवों में किसानों का निबंधन कर फार्मर आईडी बनाने की कोशिश की गई है, ताकि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर किसानों की आईडी क्यों नहीं बन पाई। इस पर बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह का कहना है कि प्रदेश में आज भी ज्यादातर जमीनें पूर्वजों के नाम पर दर्ज है। जमीन का मालिकाना हक अपडेट नहीं होने की वजह से किसानों की पहचान और दस्तावेजों में दिक्कत आ रही है। यही कारण है कि किसानों की संख्या के हिसाब से फार्मर आईडी कम बन सकी है। सरकार का कहना है कि फार्मर आईडी बनाने का काम आगे भी जारी रहेगा और कोशिश की जा रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों की आईडी जल्द से जल्द बन जाए। इसके लिए आने वाले समय में और भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अब अगर फार्मर आईडी के फायदे की बात करें तो सरकार का दावा है कि जिन किसानों के पास फार्मर आईडी होगी उन्हें पीएम किसान योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त मिलती रहेगी। इसके अलावे दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन्हें आसानी से मिलेगा। फार्मर आईडी होने से किसानों को सस्ता कर्ज मिलने में भी सहूलियत होगी। सही समय पर कृषि सब्सिडी, फसल बीमा और कर्ज जैसी सुविधाएं भी सीधे किसानों तक पहुंच सकेगी। साथ ही किसानों को उनकी फसल और इलाके के हिसाब से कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी मिल सकेगी। वहीं अगर किसी किसान की फार्मर आईडी नहीं बनी तो सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि उसे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलेगी। ऐसे किसान दूसरी सरकारी योजनाओं से भी बाहर हो सकते हैं। सब्सिडी वाला सस्ता कर्ज, कृषि बीमा और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिल पाएंगी। खेती से जुड़ी तकनीकी और विशेषज्ञ सलाह से भी ऐसे किसान वंचित रह जाएंगे। कुल मिलाकर सरकार की इस नई व्यवस्था ने बिहार के लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना यह होगा कि सरकार कितनी जल्द बाकी किसानों की फार्मर आईडी बनवा पाती है, ताकि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। 27 जनवरी से पटना जंक्शन पर एयरपोर्ट जैसी प्रीमियम पार्किंग व्यवस्था लागू होगी, जिसमें बूम बैरियर और नियंत्रित एंट्री एग्जिट की सुविधा होगी। कार और बाइक की पार्किंग फीस बढ़ने से यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। हालांकि रेलवे इसे अव्यवस्था और जाम से राहत का कदम बता रहा है। बड़े शुल्क को लेकर लोग में चर्चा और सवाल शुरू हो गए हैं। केंद्र सरकार ने नियम सख्त करते हुए साफ कर दिया है कि टोल बकाया होने पर वाहन ट्रांसफर, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट जारी नहीं होंगे।
मोटर व्हीकल नियमों में संशोधन के बाद बिना टोल भुगतान के एनओसी भी नहीं मिलेगा। इसलिए वाहन मालिकों को किसी भी दस्तावेजी काम से पहले टोल बकाया जरूर चेक करना होगा। सहरसा के होमगार्ड कैंप में वर्दी पहने महिला गृह रक्षक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वीडियो सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर महिला होमगार्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जांच जारी है। सरस्वती पूजा दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी और एसएसपी ने सख्त आदेश जारी किए हैं। पूजा स्थल, पंडाल और विसर्जन के दौरान 44 प्रमुख स्थानों पर 66 से अधिक दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। साथ ही ड्रोन QRT की भी व्यवस्था होगी। डीजे, लाउडस्पीकर, आतिशबाजी और नदियों में विसर्जन प्रतिबंध रखा गया है। पटना के गांधी सेतु पर एक स्कूली छात्रा सुसाइड करने के लिए पहुंची थी, लेकिन राहगीरों की नजर पड़ने से पुलिस ने उसे बचा लिया और थाने में ले गई। थाने ने बताया कि वह अपने माता पिता से नाराज थी और उन्हीं के कारण परेशान है। पुलिस उनकी काउंसलिंग कर रही है और माता पिता का पता लगाया जा रहा है। पटना नगर निगम ने नूतन राजधानी अंचल का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन यादपुर क्षेत्र में शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, जिसका 60% काम पूरा हो चुका है। नया स्टेशन 10.79 करोड़ रुपए में ऑटोमेटेड होगा, जहां कचरा लोड अनलोड और सेग्रीगेशन वैज्ञानिक तरीके से होगा। पटना विश्वविद्यालय के सीवी रमन हॉस्टल पर बमबाजी के बाद सुल्तानगंज पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में हथुआ छात्रावास से 40 सुतली बम और बम बनाने का सामान बरामद किया। कमरा नंबर 11 से 7 छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी उम्र 19 से 20 साल है। पुलिस के मुताबिक ये छात्रा सरस्वती पूजा के दौरान वर्चस्व बनाए रखने के लिए बम बनाकर प्रयोग करना चाहते थे। पटना के मसौरी में गुरुवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गैंग से जुड़ा कुख्यात अपराधी परमानंद यादव घायल हो गया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए PMCH भेजा गया। पुलिस ने मौके से पिस्तौल और बाइक बरामद की है और मामले की जांच जारी है। पटना नगर निगम ने स्वच्छता सुधार के लिए हर वार्ड में नगर मित्र चुनने का योजना शुरू किया है। ये लोग अपने इलाके की सफाई की निगरानी, लोगों को जागरूकता और कचरा अलग करने में मदद करेंगे और उनकी तस्वीर VMD पर भी दिखाई जाएगी। यह पहल स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए की जा रही है। बिहार में अगले एक सप्ताह मौसम सामान्य रहेगा और कड़ाके की ठंड या कोहरे का कोई अलर्ट नहीं है। दिन में धूप निकलने से न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे ठंड से राहत मिलेगी। पटना में भी सुबह शाम ठंड रहेगी, लेकिन दिन में धूप से मौसम आरामदायक रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।